नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले कोरोना के कारण खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन, सरकार इस गलत फहमी में ना रहे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा ट्विटर के कदम से सरकार की खुली पोल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का हमला, जनता परेशान पर पीएम और सीएम एक दूसरे की नकली प्रशंसा कर रहे हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना को संभालने में मोदी सरकार फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। टिकैत बोले कोरोना के कारण खत्म होगा किसान आंदोलन, सरकार इस गलतफहमी में ना रहे। जी हां दोस्तों, देश में जहां कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को लेकर संकट गहराता जा रहा है, वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और वे धरने स्थलों पर जस के तस बैठे हुए हैं। हर तरफ किसान आंदोलन को खत्म कराने की मांग उठ रही है। दरअसल यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सरकार ने भी किसानों को आंदोलन खत्म करने या फिर इसे कुछ समय के लिए टालने की अपील की है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से बयान आया है कि किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। टिकैत ने ट्वीट किया कि किसान आंदोलन अब तीनों कृषि के काले कानून वापस होने के बाद व एमएसपी पर कानून बनने के बाद ही खत्म होगा। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि जितने भी पत्रकारों या पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हुई है, कोई भी यहाँ धरना स्थल पर नहीं आया था। टिकैत ने कहा कि बीमारी का रास्ता अस्पताल और आंदोलन का रास्ता संसद तक जाता है। टिकैत ने कहा कि आंदोलन में किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ है। टिकैत ने कहा कि सरकार यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि हम पीछे हटेंगे और आंदोलन खत्म करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा ट्विटर के कदम से सरकार की खुली पोल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने टूल किट मामले में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया करार दिए जाने के बाद भाजपा पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के इस कदम से नकली कागज बनाने वाली सत्तारूढ़ पार्टी की पोल खुल गई। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया कि भाजपा नकली कागज तैयार करके विपक्ष को बदनाम करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस नकली छवि को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसे अरबों रुपए खर्च करके बनाया गया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, संकट की इस घड़ी में आज पूरा देश पूछ रहा है कि सरकार कहां है, सरकार क्या कर रही है, यह सबको दिख रहा है। उम्मीद थी कि ये लोगों के आंसू पोंछेंगे, लेकिन सरकार और सत्ताधारी दल इस काम में मशगूल हैं कि कैसे नकली कागज बनाना है और विपक्ष को बदनाम करना है। खेड़ा ने दावा किया, भाजपा की कोशिश अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई प्रधानमंत्री की नकली छवि को बचाना है। अब इनकी पोल खुल गई। उन्होंने कहा, इनकी पोल खुल गई है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये लोग भारत की कैसी छवि बना रहे हैं। गौरतलब है कि ट्विटर ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के उस ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया करार दिया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए एक टूल किट तैयार किया था। ट्विटर का कहना है कि वह ऐसे ट्वीट को यह करार देता जिनसे ऐसा मीडिया, वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें जुड़ा होता है जिसे छलपूर्वक तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को ट्विटर से लिखित तौर पर कहा था कि वह समाज में गलत जानकारी और अशांति फैलाने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई भाजपा नेताओं के अकाउंट स्थायी रूप से निलंबित कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का हमला, जनता परेशान पर पीएम और सीएम एक दूसरे की नकली प्रशंसा कर रहे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कोरोना प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे की नकली प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि आम जनता के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्रवार को जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस के आतंक के बीच भी बीजेपी सरकार सच को पूरी तरह नकारने, जनता में भ्रम फैलाने और झूठी वाहवाही लेने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। यादव ने कहा, प्रधानमंत्री जहां बीमार वहीं उपचार का नया नारा लेकर आ गए हैं और 7 साल में बहुत कम होने का प्रशस्ति मेडल भी उन्होंने खुद अपने नाम कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री की मजबूरी है हाँ में हाँ मिलाने की। एसपी अध्यक्ष ने तंज कसा, शहर में गांव तक पूरे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था बर्बाद करने के बाद भी बधाई का आदान प्रदान चलता रहता है। बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है ताकि जनता भ्रम में रहे और बिना उपचार हो रही बेमौतों पर पर्दा पड़ा रहे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की माने तो आंकड़ों और जुबानी दावों के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस और टीकाकरण सभी क्षेत्रों में हवाई कंट्रोल हो चुका है, जबकि शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर बद इंतजामी का ताला पड़ा हुआ है। दवा इलाज के लिए हाहाकार मचा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मान लिया है कि महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों से भी कोरोना रोधी टीकाकरण के मामलों में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। सिर्फ कागजों पर इलाज, जमीन पर बेइलाज यही प्रदेश की नियति हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी का अगला दौर और ज्यादा घातक होने और बच्चों तक इसके
फैलने से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का भी बीजेपी सरकार ने मजाक बना दिया है। टीकाकरण की नीति की अस्पष्टता, पंजीकरण में बाधाएं, फिर सेंटरों पर टीका नहीं होने की दुर्व्यवस्था से जनता परेशान है। यादव ने दावा किया, विपक्ष को बदनाम करने और अपने झूठ पर पर्दा डालने की सरकार की रीति नीति से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी है। आज भी हजारों लोग इलाज की 2 बूंद के लिए तरस रहे हैं। न दवा, न बेड, न टेस्ट, न वैक्सीन। बीजेपी के कारण यही नियति है। गाँव में लोग बुखार में तप रहे हैं और जनता अब उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने के इंतजार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगी विधानसभा उपचुनाव। मंत्री शोभन देव देंगे एमएलए पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगी और विधानसभा की सदस्यता हासिल करेंगी। इसके पहले भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक और कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय इस सीट से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के अनुसार शोभन देव चट्टोपाध्याय आज ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे ताकि इस सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सके, जबकि शोभन देव चट्टोपाध्याय को राज्यसभा में भेजे जाने की संभावना है। बता दें कि शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर में बीजेपी के उम्मीदवार रुद्रनील घोष को 50,000 से अधिक वोट से पराजित किया था। मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वह अपनी इच्छा से ही भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि वह मंत्री हैं। इस कारण उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं, यह जानकारी हासिल कर लेंगे। लेकिन जहां तक उन्हें जानकारी है, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना होगा। हालांकि उन्हें फिर कहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा या उनका भविष्य क्या होगा, इस बारे में कोई भी फैसला पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ही करेंगी। नंदीग्राम में शुभेंदु से 1956 मत से पराजित हुई थी ममता। बता दें कि पिछले 2 चुनाव विधानसभा से लड़ने के बावजूद ममता बनर्जी इस बार विधानसभा चुनाव नंदीग्राम से लड़ी थी, लेकिन चुनाव में हैट्रिक जीत और 213 सीटों पर जीत हासिल करने के बावजूद नंदीग्राम में बीजेपी नेता और पूर्व सिपह सलाहकार शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोट से हार गई थी। नंदीग्राम में मतदान और चुनाव परिणाम को लेकर काफी सुर्खियां बनी थी। इसे लेकर परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगे थे। साल 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के समय भी ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्य नहीं थी। उन्होंने पहली बार 2011 में यहां से उपचुनाव लड़ा था और विजयी रही थी। 2011 के चुनाव में उनकी पार्टी के सुब्रत बख्शी जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ममता बनर्जी के लिए ये सीट खाली कर दी थी। ममता ने सीपीएम की नंदिनी मुखर्जी को 95,000 वोटों के अंतर से हराया। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार नंदीग्राम से लड़ा था चुनाव, गई थी हार। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने भवानीपुर से जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी को हराया, लेकिन 2011 के मुकाबले ममता को 29.79% कम वोट मिले। ममता बनर्जी का जीत का अंतर भी मात्र 25,301 वोट तक सिमट गया। कांग्रेस प्रत्याशी दीपा को 40,219 वोट मिले, जबकि दीदी को 65,520 वोट मिले। इस साल भी बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांटे के टक्कर के बीच ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव की घोषणा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ भाषण से नहीं चलेगा काम, दिख रहा एक्शन का अभाव। कोरोना ब्लैक फंगस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच आए ब्लैक फंगस संकट पर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। दोनों ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि इन महामारियों से निपटने के लिए सरकार क्या प्लान बना रही है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस को भी कई राज्यों में महामारी घोषित किया जा चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा कि एक वक्त था जब लोग हम पर निशाना साधते थे और पूछते थे कि विपक्ष कहां है, लेकिन अब वही लोग पूछ रहे हैं कि सरकार कहां है। उन्हें दिख रहा है कि विपक्ष ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है और सरकार पूरी तरह गायब है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम अब लोगों को सच बता रहे हैं जो उनके नोटिस से पिछले साल ही डाला गया था। हमारे नेता राहुल गांधी ने आगाह किया था कि कोरोना की सुनामी आ रही है, तब उन्हें ऐसा कहने पर ट्रोल किया गया था, लेकिन अब पीएम को एहसास हुआ है कि कोरोना से जंग लंबी चलेगी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि केंद्र सरकार बताए कि क्या तैयारियां की गई हैं। कोरोना वायरस ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार ने क्या होमवर्क किया है। वेणुगोपाल ने आगे कहा सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, केंद्र सरकार और पीएम की तरफ से एक्शन का पूरी तरह अभाव दिखता है। वेणुगोपाल ने आगे पूछा कि सरकार बताए कि ब्लैक फंगस से निपटने का सरकार का प्लान क्या है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी दवाओं की कमी है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि टीकाकरण को तेज करने के लिए लोगों को छोटे स्तर पर जागरूक करना बेहद जरूरी है। वहीं पवन खेड़ा ने सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि गाँव में वैक्सीन कब तक उपलब्ध होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी
की छवि को धक्का, टूल किट वाले संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने बताया मैनिपुलेटेड। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के जुड़ी कांग्रेस की कथित टूल किट के मामले में भारतीय जनता पार्टी की छवि को जोर का धक्का लगा है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के इस टूल किट से जुड़े ट्वीट को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड बताया है। ट्विटर का कहना है कि वह ऐसे ट्वीट का यह करार देता जिनसे ऐसा मीडिया जुड़ा होता है जिसे छल पूर्वक तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो। डॉक्टर पात्रा ने यह ट्वीट 18 मई को किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस महामारी के दौर में गिद्ध राजनीति कर रही है। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए उसने टूलकिट बनाई है। ट्विटर ने पात्रा के जिस ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बताया है, उसमें एक दस्तावेज पोस्ट करते हुए कहा गया था, मित्रों, महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने से संबंधित कांग्रेस के इस टूलकिट पर नजर डालिए। यह एक ठोस प्रयास की बजाय कुछ मित्र पत्रकारों और असर डालने वालों की मदद से प्रचार की कवायद भर है। आप कांग्रेस के एजेंडे के बारे में खुद पढ़िए। कांग्रेस ने गुरुवार को ट्विटर से लिखित तौर पर कहा था कि वह समाज में गलत जानकारी और अशांति फैलाने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई भाजपा नेताओं के अकाउंट स्थायी रूप से निलंबित कर दे। मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि भाजपा ने जिस कथित टूलकिट के दस्तावेज जारी किए हैं वो फर्जी हैं। उसने कई प्रमुख भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। भाजपा तथा कथित टूलकिट के कुछ विवादित सामग्री को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही है। पात्रा सहित भाजपा नेताओं ने टूलकिट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की सनक ने पूरा देश ठप कर दिया। महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था पर रवीश कुमार ने साधा पीएम पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश बुरी तरह से कोरोना संक्रमण की चपेट में है। लाखों लोगों की जान जा चुकी है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कई राज्यों ने इस संक्रमण से निपटने के लिए अपने यहाँ आंशिक लॉकडाउन लगाया है। इसके इतर महंगाई भी काफी बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि पिछले साल कड़े निर्णय की सनक के कारण एक फैसला हुआ था, तालाबंदी, पूरा देश ठप। उसी का नतीजा था कि हमारी अर्थव्यवस्था बैठ गई। थोड़ी बहुत स्थिति संभली भी तो दूसरी लहर ने लंगड़ी मारकर धक्का दे दिया है। सरकार बोलती नहीं है लेकिन उसका खजाना खाली है। आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। जो बिजनेस में है उन्हें सच्चाई मालूम है। इसी का नतीजा है कि 4 मई से लेकर अब तक 11वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, वे दूसरी चीजों का उपभोग भी कम कर रहे हैं, तो उससे भी सरकार को कम टैक्स आ रहा होगा। नौकरी फिर जाने लगी है तो उससे भी टैक्स नहीं आ रहा होगा। थाली बजाकर और अस्पताल के बाहर सेना के बैंड से बैंड बजवाकर लोकप्रियता तो हासिल कर ली गई कि मोदी जी का इतना प्रभाव है कि एक आवाज में सावधान बोल दें तो देश सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाएगा। मूर्खों ने यह नहीं बताया कि इससे अर्थव्यवस्था विश्राम की मुद्रा में आ जाएगी, जो है आपके सामने है। महामारी के साथ साथ महंगाई भी महामारी बनती जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल और हमास में लड़ाई रुकी, दोनों कर रहे जीत का दावा। जी हाँ दोस्तों, इजरायल और फलस्तीनी चरमपंथी हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है और दोनों इसे अपनी जीत बता रहे हैं। संघर्ष विराम के लागू होते ही बड़ी संख्या में फलस्तीनी लोग गाजा में सड़कों पर उतर जश्न मनाने लगे। हमास ने चेतावनी दी है कि उसके हाथ ट्रिगर से हटे नहीं हैं, यानी वो हमले की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से संघर्ष विराम का फैसला किया। इस दौरान 240 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मौतें गजा में हुई। इजरायली कैबिनेट ने इसे कुछ घंटे पहले आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध विराम के फैसले पर मुहर लगा दी। हमास के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की कि ये सुलह आपसी रजामंदी से और एक साथ हुई जो शुक्रवार तड़के स्थानीय समय के अनुसार रात 2 बजे से लागू हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाद में कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे युद्ध विराम के पालन के समय की पुष्टि कर दी थी। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम दोनों पक्षों के बीच प्रगति का असल अवसर लेकर आया है। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच लगातार 11वें दिन हमले जारी रहे। इजरायल ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए। हमास ने भी जवाब में इजरायल पर रॉकेट बरसाए। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिण इजरायल में चेतावनी के लिए सायरन बजे। ऐसा तभी होता है जब गजा से रॉकेट हमले होते हैं। उधर गजा से फलस्तीनी मीडिया में खबर है कि उनके क्षेत्र में फिर हवाई हमले हुए हैं। गजा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी। इससे पहले इजरायल और फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच पूर्वी यरूशलेम को लेकर कई हफ्ते से तनाव था। 7 मई को अल अक्सा मस्जिद के पास यहूदियों और अरबों में झड़प हुई, जिसे दोनों ही इसे पवित्र स्थल मानते हैं। इसके 2 दिन बाद इजरायल और हमास ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। गजा में अब तक कम से कम 232 लोगों की जान जा चुकी है। गजा पर नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे हैं। इजरायल का कहना है कि गजा में मारे जाने वालों की कम से कम 150 चरमपंथी शामिल हैं। हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने राजीव का नाम
लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पति की विरासत का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में सियासत भी जोरों पर है। कभी विपक्षी नेता मोदी सरकार पर फेल होने का आरोप लगा देते हैं, तो कभी ये कहकर केंद्र सरकार की आलोचना की जाती है कि उसने अपने सलाहकारों की बात पर गौर ही नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई बार मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की है। इस बीच गुरुवार को सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के नाम एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसमें उनके पति और देश के पूर्व पीएम दिवंगत राजीव गांधी का जिक्र हुआ है। दरअसल सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से एक आग्रह किया है कि कोरोना की वजह से जिन लोगों का कारोबार पूरी तरह खत्म हो गया या किसी बच्चे के माँ बाप इस महामारी का शिकार हो गए, उनके लिए नवोदय विद्यालयों में फ्री शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यह मानवता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। खास बात है कि सोनिया गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में मोदी सरकार की आलोचना नहीं की है, कोई खरी खोटी बात या तंज भी नहीं कसा गया है। उन्होंने लिखा है, कोरोना संक्रमण ने देश में तहस नहस की स्थिति पैदा कर दी है, पीड़ितों को हृदय विदारक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी खबरें भी मिली हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते किसी बच्चे के अभिभावकों में से कोई एक या दोनों मारे गए हैं। अब इन बच्चों के जीवन में सिवाय कष्ट के और कुछ नहीं बचा है। उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। उनके भविष्य, शिक्षा और करियर को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। इसके लिए राष्ट्र को कदम बढ़ाना होगा। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा है, आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय की स्थापना मेरे पति राजीव गांधी की अहम विरासतों में एक है। उनका सपना था कि देश के ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मौजूदा समय में देश के विभिन्न हिस्सों में 661 नवोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है या परिवार में खाने कमाने का कोई साधन नहीं बचा है, उनकी मदद बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसा कर हम उन्हें इस कष्ट की घड़ी में एक उम्मीद दे सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 टेस्ट पर मोदी सरकार का यू टर्न। पीएम ने कहा था 70% होने चाहिए RT-PCR टेस्ट, पर हिस्सा 40% पर लाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई है। इसी बीच कोविड-19 टेस्ट को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। केंद्र सरकार कोरोना की जांच के सबसे भरोसेमंद टेस्ट RT-PCR को कम करने का फैसला किया है। अगले महीने के अंत तक RT-PCR टेस्ट में 40% तक कटौती की जाएगी। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब 60% टेस्ट एंटीजन पर निर्भर करेगी और जून के अंत तक रोजाना जांच की क्षमता को बढ़ाकर 45 लाख तक किया जाएगा। मोदी सरकार का यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की उस सलाह के 2 महीने बाद आया है जिसमें उन्होंने राज्यों को RT-PCR टेस्ट की संख्या को 70% तक बढ़ाने को कहा था। पीएम ने कहा था कि अगर पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है तो कोई दबाव नहीं है। सरकार ने RT-PCR की जांच क्षमता को भी पिछले हफ्ते के 16 लाख से घटाकर 12 से 13 लाख प्रतिदिन से कर दिया है। पिछले हफ्ते सरकार कह रही थी कि रोजाना RT-PCR टेस्ट करने की उसकी क्षमता 16 लाख है, लेकिन अब वो 12-13 लाख का आंकड़ा दे रही है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान RT-PCR और एंटीजन टेस्ट का अनुपात करीब 50-50% रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 20.55 लाख सैंपल लिए गए। इनमें से 10.5 लाख RT-PCR टेस्ट थे, जबकि 8.92 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट थे। वहीं 1 लाख के करीब ट्रूनेट सीबीनेट टेस्ट किए गए। वहीं कोरोना महामारी के बीच अब आप घर पर खुद से कोविड-19 टेस्ट कर सकते हैं। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। ICMR ने रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग कर घरेलू टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। अब कोरोना टेस्टिंग के लिए होम बेस्ड टेस्टिंग किट को मंजूरी मिल गई है। एंटीजन की रिपोर्ट जहां तुरंत मिल जाती है, वहीं RT-PCR जांच रिपोर्ट 24 घंटे में आती है। होम बेस्ड टेस्टिंग किट से जांच में तेजी आएगी ही, साथ ही लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकते। करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला का आरोप, किसान विरोधी है बीजेपी सरकार, कृषि को बर्बाद करने पर तुली है केंद्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने खाद की कीमतें बढ़ाकर किसानों पर 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डाल दिया है, जिससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को यहाँ विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने मेहनतकश किसानों से आपदा के समय पर 20,000 करोड़ रुपए खाद की कीमतें बढ़ाकर लूट को अंजाम दिया है और वह खेती को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि कृषि जनगणना के मुताबिक देश में 14.64 करोड़ किसान हैं, जो लगभग 15.78 करोड़ रुपए पर खेती करते हैं। पिछले 6.5 साल में मोदी सरकार ने खेती उत्पाद में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज की कीमत बढ़ाकर किसान पर 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सालाना का बोझ डाला और अब कोरोना की आड़ में DAP सहित अन्य खाद की कीमत किसान की कमर तोड़ने काम किया है। प्रवक्ता ने कहा कि 2014 में DAP खाद के एक बैग की कीमत 1,075 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,900 रुपए प्रति
बैग हो गई है, यानी 6 साल में कीमत दोगुनी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद का मोदी सरकार पर निशाना, बोले न ढहती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी न चीनी घुसपैठ की। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार पर हमलों की कड़ी जारी रखी है। कोरोना से लेकर अर्थव्यवस्था और पीओके से लेकर चीन तक के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर चुके स्वामी ने एक बार फिर इन्हीं मसलों को साथ में उठाते हुए केंद्र को आड़े हाथों लिया। भाजपा सांसद ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, अब तक किसी ने भी 2016 के बाद से गिर रही अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली है, न ही किसी ने चीन की तरफ से लद्दाख में भारतीय जमीन घेरे जाने और इस हरकत को रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी ली है। स्वामी ने कोरोना वायरस पर सरकार के ढीले रवैये पर निशाना साधते हुए आगे कहा, न ही किसी ने कोरोना के दूसरे वेरिएंट से निपटने के लिए बचाव की योजना न तैयार कर पाने की जिम्मेदारी ली है। भाजपा सांसद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी सरकार की कमियों को उठाया। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, अमेरिका और रूस ने अपनी गलतफहमियों को दूर कर लिया है, इस बारे में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इस करीबी को चीन का समर्थन हासिल है। इसका मतलब है कि भारत अलग थलग पड़ने वाला है। अगर यह परेशान करने वाली बात है तो अपने विदेश मंत्री से पूछिए, वे इस मुद्दे को ऐसा घुमाएंगे जिससे हम फिर आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।